मैं तो कहती हूँ मुकेश सहनी भी कमजोर पड़ गए, अब बुरी तरीके से कमजोर पड़ गए। फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, बधाई हमारे तरफ से। हमारे साथ सारिका पासवान हैं, राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता। इनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी मजबूत है, नीतीश कुमार कितने दमखम के साथ सरकार चला पाएंगे। पहले की तरह नीतीश कुमार हैं दमखम वाले नेता, या इस बार नीतीश कुमार बिहार के लाचार मुख्यमंत्री हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई थी उस टाइम में ही गठबंधन, एनडीए की गठबंधन ने तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को कमजोर कर देना, और यही कारण था कि उन्होंने अपनी बी टीम को उतारा था क्षेत्र में। बी टीम माने? बी टीम का मतलब है कि पूरी बिहार की जनता जानती है, बी टीम का मतलब है चिराग पासवान, जो कि 143 पे लड़ रहे थे और बाकी 100 सीटों पे बीजेपी लड़ रही थी। तो ये उनकी बी टीम थी, जो उनकी तैयारी पहले से थी कि यहाँ पे नीतीश कुमार को कमजोर कर देना है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ सुशील मोदी की, जो कि हमेशा से ही सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक अच्छे जोड़ीदार के रूप में काम किया है उन्होंने। तो जैसे ही सरकार में जब वो लोग पोजीशन में आए कि सरकार बनानी है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को, जो उनका अहम जोड़ीदार था सुशील मोदी को, उन्होंने हटा दिया, फील्ड से ही बाहर कर दिया। तो नीतीश कुमार के सबसे वफादार मित्र, जोड़ीदार, जौराती जो कह ले आप, लेकिन सुशील मोदी को सबसे पहले बीजेपी ने कहा कि तुम आउट हो जाओ। यानी कि उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर करने की दूसरी चाल तो जी उन्होंने उस चाल को चल लिया। तीसरी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कभी भी आज तक जब भी स्पीकर बने हैं वो जेडीयू से ही बने हैं। यहाँ भी बीजेपी ने उनको, नीतीश जी को कमजोर कर दिया। हाँ, 2 स्पीकर जो बने हैं, उदय नारायण चौधरी 10 साल रहे, विजय चौधरी 5 साल रहे। यानी नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में जब भी स्पीकर हुआ करते थे, या महागठबंधन में भी स्पीकर जब भी हुए, वो जेडीयू के ही द्वारा स्पीकर वहां बनाए गए। यहाँ पे स्पीकर हटा दिया गया, जदयू को वहां मौका ही नहीं दिया गया। काहे मौका नहीं दिया गया? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को कमजोर करनी है। अब दाएं बाएं और ऊपर नीचे देखने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। स्पीकर हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी मत भूलिए, 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है नीतीश कुमार जी को सिकंजे में लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो रणनीति बीजेपी ने तैयार की नीतीश जी को कमजोर करने के लिए। अभी तक देखिए, नीतीश जी कहा करते थे जो बिहार का अति पिछड़ा जो समाज है वो हमेशा से ही नीतीश जी के, यानी कि जेडीयू के पक्ष में खड़ी रही है। यहाँ भी देखिए बीजेपी ने एक तोड़ खोज लिया। अब मैं बोलूँ क्या, अब पूरा स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अगर नाम लेना चाहते हैं तो नाम ले लीजिए। उन्होंने खड़ा कर दिया, उस समाज से भी एक व्यक्ति को आगे ला दिया। अब एक अगर मैंने इशारा रेणु सिंह की तरफ है। सुशील मोदी वो ट्वीट किए हैं, ट्वीट में लिखे हैं कि रेणु देवी जो हैं नोनिया समाज से आती, माने नोनिया जाति से आती है, अति पिछड़ी जाति है। उनको बिहार विधानमंडल की उपनेता के रूप में बनाया गया है। ठीक, सुशील मोदी को ट्वीट किए नहीं है, ट्वीटवे में लिख दिए हैं कि नोनिया समाज से आने वाली, नोनिया जाति से आने वाली रेणु कुमारी को बिहार विधानमंडल की उपनेता के रूप में चुना गया है। तो वही रेणु जी के बारे में आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, यही मेरा कहना था कि कहीं ना कहीं से बीजेपी ने ये सब कुछ एकदम रणनीति के तहत किया है। अब ये जिस जाति विशेष को नीतीश जी हमेशा अपना वोटर कहते थे, वो क्लेम नहीं कर सकते। वो अब नीतीश जी की स्थिति नहीं रह गई है कि उन वोटर्स को वो कहेंगे कि वो मेरे पक्ष में है, क्योंकि उसकी भी तोड़ जो है ना बीजेपी ने खोज ली और वहां खड़ा कर दिया। जो पूरे अगर 5 साल चलेगी सरकार तो दिखते रहेगा लोगों को। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, उनकी अलायंस पार्टी के ही एक और व्यक्ति हैं, एक और पार्टी है मुकेश सहनी, जो उनको भी, जो अभी तक दावा करते थे क्या वो बिंद बेलदार और नोनिया और अन्य जातियों को मिला करके वो अपने वोटिंग प्रतिशत भी हमेशा गिनाते थे कि इतनी प्रतिशत में हम आते हैं, उनके भी जो कहते हैं ना जबान पे ताला लगा दिया गया। कहा गया है आप बात कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए, जो मुझे लगता है कि महज कुछ परसेंटेज ही उनकी वोटिंग है। तो वहां भी लगा मात्र आबादी जो है वो मात्र 1 या 1.5%। किसकी बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है मैं उनकी अलायंस पार्टी मुकेश सहनी की बात कर रही हूँ, जो अभी तक वो दावा करते थे वो तमाम जातियों को मिला करके बिंद बेलदार नोनिया कोट कर दिया ऑलरेडी। बिंद बेलदार नोनिया और अन्य भी उसमें कई जातियां हैं, उसको लेकर के वो हमेशा मैंने आप मल्लाह की खाली बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बीजेपी वाले ने कह दिया आप ठेका मत लीजिए अति पिछड़ों का आप ठेका मत लीजिए, आप अपनी जाति का बात कीजिए, आप अपने मल्लाह समाज का बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं वहां भी उन्होंने उनको कमजोर कर दिया। खुद मैं तो कहती हूँ मुकेश सहनी भी कमजोर पड़ गए, अब बुरी तरीके से कमजोर पड़ गए। अब देखिए मांझी जी की भी स्थिति तो खैर बद से बदतर है, पहले से ही है, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। राजद ने उनके लड़का को एमएलसी बनाया गया राजद के द्वारा।
देखिए जाहिर सी बात है, उनको तो वो तो जीत के भी नहीं आए हैं, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। लेकिन आज अगर उनका जिस मुकाम पे हैं तो वो राजद का ही दिया हुआ वो मुकाम है, ये भूले ना वो। वरना क्या स्थिति हुई थी उनकी जेडीयू में रहते हुए, पूरा बिहार की जनता ने देखा है। तो उनके बारे में तो बात ही क्या करना, और अभी क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका इतिहास बड़ा खराब रहा है। उनकी तो स्थिति यही है, वो बोलते हैं कि मैं इनके साथ हूँ, रहते किसी और, दिल कहीं और दिमाग कहीं वाले। एक चीज है, जीतन राम मांझी को देख ले, पिछले कुछ सालों में 4, 5, 6 साल मतलब स्थिर रहते नहीं हैं। और यही कारण सबसे बड़ा होने वाला है, ये एनडीए का गठबंधन बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, यही कारण है। सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं, खुद नीतीश जी भी वही परिस्थिति वाले व्यक्ति लगते हैं कि नीतीश जी आपकी तरफ पलटनियां मारेंगे। मैं तो बता रही हूँ, बिना पेंदी के लोटा है, वो कब किधर पलटियां मारेंगे वो भी देखना होगा। तो इंतजार कर लीजिए, अभी आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो ये गठबंधन जो है, ठगबंधन जो है, ठगबंधन के द्वारा जो ये बनी हुई सरकार है, इसकी जो कहना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात ही होने वाला है। फिर से वापस हम इसी पर रहेंगे। नीतीश कुमार मजबूत मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं। किस तरीके से आप उनको मुख्यमंत्री मानते हैं मजबूत? जीतन राम मांझी की तरह? जीतन राम मांझी से भी बदतर स्थिति उनकी अभी है। कम से कम जीतन राम मांझी में इतनी स्वतंत्रता थी कि वो खुल के मंच पे बोले कि नीतीश जी हमें रबर स्टैम्प की तरह यूज करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं रबर स्टैम्प। लेकिन आज नीतीश जी के हलक में आवाज नहीं है कि वो खुल के बोल भी सके कि देखो यार, चारों ओर से हम घिरे हुए, कोई मुझे बचाओ। अब तो उनको कहना, आगे कुआं तो पीछे खाई, और दाहिने बाएं तो है ये 2-2 उप मुख्यमंत्री, और ऊपर में उनके स्पीकर बैठे हुए, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? वो पूरी तरीके से घिरे हुए, मतलब दबाव और परिस्थितियों बस मजबूर। भूलिए मत, 56 घोटालों की लिस्ट भी बीजेपी के हाथ में है नीतीश जी की। तो भला नीतीश जी किस जबान से रोएंगे या बोलेंगे या अपने अधिकारियों की बात करें? जाहिर सी बात है, एकदम कमजोर, हताश, निराश और चारों ओर से घिरे हुए मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल हताश, निराश और चारों ओर से। ये सब ठीक है, लेकिन बधाई तो दे दीजिए। बधाई हम किस मुंह से उनको आप लोग तो एकदम की हत्या हुई है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे, चलिए मैं फिर भी बोल देती हूँ कि तीसरे नंबर पे रहते हुए पहले नंबर की अनुभूति करने के लिए बधाई हो उनकी। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। नीतीश सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं, गए भी नहीं है उसमें, जाने का तो सवाल ही पैदा होता है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनादेश का अपमान हुआ है, और हमारा काम है, हम लोगों के बीच में जाएंगे, धन्यवाद यात्रा करने के लिए हम निकलेंगे। क्योंकि जो अपार समर्थन बिहार की जनता ने हमें दिया, उसे धन्यवाद करने हम जाएंगे। हमारे लिए ज़रूरत नहीं कि हम उनके राजपोशी या ताजपोशी में जाएं, आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही जनादेश का अपमान हुआ है। चलिए, तो सारिका पासवान जी का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार तो फिर से बन गई, लेकिन भाजपा वाले हैं नीतीश कुमार को अलग अलग जगह से कमजोर कर दिया। कहाँ तो बता ही दिए कि स्पीकर भी भाजपा के, 2 डिप्टी सीएम, और बाकी चिराग पासवान के बारे में बता ही दिया। और अति पिछड़ा वोटर जो नीतीश कुमार क्लेम करते थे कि अति पिछड़ा वोटर हमारा, उसको भी साथ दिए हैं भाजपा वाले नेता। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे वीडियो को शेयर कर लीजिए, और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।